हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। हम कल पढ़ रहे थे, हमने कल हमारे मानव शरीर के तंत्रों वाली सीरीज़ स्टार्ट कर ली थी और जिसमें हमने पाचन तंत्र स्टार्ट कर लिया था और उसको हमने आमाशय तक पढ़ लिया था। छोटी आंत के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज उससे आगे पढ़ना है। उससे आगे पढ़ने से पहले और अब मेरी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। कल मैंने कमेंट बॉक्स में एक कमेंट देखा है, प्रदीप सिंह जी गुर्जर ने एक मैसेज किया था मेरे कि नोट्स का इशू है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो नोट्स का इशू चल रहा है वो बहुत जल्दी हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराने वाले हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, साइंस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, साइंस से रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक जो डाउट वाला हो और आप चाहते हो कि मैं क्लियर करवा दूं, या फिर आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी अदरवाइज़ कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी की मैं बात करूँ तो हमारे चैनल की इंस्टा आईडी है @ScienceByNiharika और लास्ट में है 211। ठीक है, एक बार फिर से इंस्टा है मेरा @ScienceByNiharika और लास्ट में है 211। आप इस पे मुझे डीएम कर सकते हैं और आप मुझे इस पे कुछ भी कमेंट करके कुछ भी किसी भी प्रकार की जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे यहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल जो है वो टेलीग्राम मेरा है साइंस बाय निहारिका। ठीक है, जो टेलीग्राम अकाउंट है मेरा वो है साइंस बाय निहारिका और आप इसको जब सर्च करेंगे तो आपको इसमें मेरी डीपी भी साइंस बाय निहारिका की ही लगी हुई मिलेगी और इस पर अभी 58 मेंबर्स हैं। तो आप इसको सर्च करेंगे आपको ईज़िली पता चल जाएगा। और इस टेलीग्राम का अकाउंट पे मैं साइंस की बहुत जल्दी क्वेश्चनरी टॉपिक वाइज क्वेश्चनरी भी लेके आने वाली हूँ, साथ ही साथ नोट्स की पीडीएफ भी लेके आने वाली हूँ। इसके अलावा आपको और किसी चीज़ से कोई इशू हो तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए अब आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। और हमने कल पढ़ा था पाचन तंत्र के अंदर आमाशय तक पढ़ लिया था, छोटी आंत हमने स्टार्ट कर ली थी। उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पहले 2 मिनट का कल वाला वापस एक रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि पूरा टॉपिक हमारे माइंड में फिर से एक बार अच्छे से सेट हो जाए। हमने स्टार्ट किया था कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, और उसमें हमने स्टार्ट किया था कि आहार नाल में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ से भोजन का पाचन होता है। तो भोजन के पाचन के लिए हमें ये देखना है कि आहार नाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किन पार्ट्स में क्या क्या क्रिया होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक बार लिख देती हूँ वापस कि हमें आहार नाल के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है। आहार नाल में सबसे पहले हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था। मुख गुहा के बाद में भोजन जाता है ग्रसनी में और ग्रसनी के बाद भोजन जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद भोजन पहुँचता है आमाशय में और आमाशय के बाद भोजन पहुँचता है छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन पहुँचता है बड़ी आंत में। तो ये आहार नाल के पूरे मुख्य अंग हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले कल पढ़ लिया है मुख गुहा। और इस मुख गुहा के अंदर हमने 3 संरचनाओं के बारे में पढ़ा था कि मुख गुहा में दांत होते हैं। तो दांत जो है वो भोजन के साथ किस प्रकार से कार्य करते हैं। फिर दांतों के हमने प्रकार देखे थे, जिसे उत्पत्ति के आधार पर देखे थे। तो 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी दांतों के बारे में हमने पढ़ा। दांतों की संरचना के आधार पर उनके प्रकार देखें तो वो होते 4 प्रकार के, जैसे कृतनक, रत्नक, अग्र 6 वर्णक और 6 वर्णक। साथ ही साथ हमने इनके दंत सूत्र देखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जीभ जो है वो जीभ की संरचना कैसी होती है और जीभ किस प्रकार से मुंह के अंदर कार्य करती है, उसका मेन कार्य क्या होता है, भोजन की प्रकृति के बारे में बताना, तो वो हमने देख लिया था। उसके बाद में जो लार ग्रंथियाँ थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया था कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है और जब वो भोजन में मिल जाती है, लार जब भोजन में मिल जाती है तो कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। 2 एंजाइम स्रावित होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था और लाइसोजाइम एंजाइम जो जीवाणुओं को नष्ट कर रहा था। उसके बाद ये पूरा भोजन जो मुख गुहा में दांतों द्वारा मतलब काटा गया है, चबाया गया है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है और उसमें लार मिल गई तो वो लुगदी के जैसा बन गया और फिर वो क्या कहलाया, बॉलस कहलाया। तो यहाँ ये प्रश्न तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि मुख गुहा में भोजन क्या कहलाता है, बॉलस कहलाता है। फिर वो भोजन आगे ग्रसनी में पहुँचा। तो ग्रसनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात
कि वो श्वसन और भोजन का एक समान पथ है, यानी श्वसन और भोजन दोनों एक साथ ग्रसनी में आते हैं, मतलब वायु और भोजन दोनों एक साथ ग्रसनी में आते हैं। फिर ऐसी कौन सी संरचना है जिसके कारण भोजन तो सीधा भोजन नली में जाता है और वायु जो है वो श्वसन नली में जाती है? तो वहाँ पर हमने देखा था कि ग्रसनी के लास्ट भाग पर और ग्रास नलिका के प्रारंभिक भाग पे, है ना, ग्रसनी का अंतिम भाग और ग्रास नली का प्रारंभिक भाग, यहाँ पाया जाता है एक घाटी ढक्कन जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस, जिसके द्वारा भोजन नली में पहुँचता है। क्लियर है। फिर हमने देखा कि जो ग्रास नली है उससे भोजन जो है वो क्रमानुकुंचन गति द्वारा कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। आमाशय के फिर हमने भाग देखे थे कि आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में एससीएल जो रिलीज़ होता है तो वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। फंडिक भाग में रुझी नामक की संरचनाएँ पाई जाती है जो भोजन को 4 घंटे के लिए पेट में रोक कर रखती है। और पाइलोरिक भाग में भोजन के अंदर जठर रस मिल जाता है, तो जठर रस से 2 एंजाइम स्रावित होते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन जो है वो मेनली बच्चों में पाया जाता है बिकॉज छोटे बच्चे दूध का सेवन ज़्यादा करते हैं, और रेनिन एंजाइम जो है वो दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन करती है। और फिर बात करें जो दूसरा एंजाइम पेप्सिन एंजाइम, तो वो प्रोटीन का पाचन कर रहा था। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर यहाँ पर भी एक चीज़ कि जो आमाशय में भोजन था क्या वो पूर्ण रूप से पचित हुआ? नहीं, भोजन यहाँ पे भी पूर्ण रूप से पचित नहीं हुआ। यहाँ प्रोटीन के पाचन के साथ साथ कुछ वसा का भी पाचन हो जाता है, तो सिर्फ प्रोटीन और वसा का पाचन हुआ, यानी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ। तो यहाँ भोजन क्या कहलाया आमाशय में? अर्ध पचित भोजन। ठीक है। तो मुख्य गुहा में तो बॉलस, ठीक है, ये हमें याद रखना है। आमाशय में भोजन क्या कहलाया? कायम को क्या कहते हैं? अर्धपचित भोजन। चलिए, फिर उसके बाद में भोजन इस आमाशय के अंतिम भाग जो पाइरोलिक भाग था, पाइरोलिक भाग से कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। ठीक है। अब आज हम शुरू करने वाले हैं छोटी आंत, आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं छोटी आंत से। अब समझना कि भोजन आमाशय से निकलकर छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में आ जाता है। छोटी आंत, ये देखो आपको डायग्राम में दिख रही होगी, ये होती है छोटी आंत। ये लंबाई में तो लंबाई है, ठीक है, लंबाई में तो इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है, लेकिन ये चौड़ाई में कम है, इस वजह से इसको छोटी आंत बोलते हैं, जबकि ये लंबाई में ज़्यादा होती है। और बड़ी आंत जो है वो चौड़ाई में बड़ी है लेकिन लंबाई में कम है, पर चौड़ाई में बड़ी होने के कारण इसको बड़ी आंत कहते हैं। क्लियर हुआ। अब भोजन छोटी आंत में आ गया, तो छोटी आंत में सबसे पहले भोजन कहाँ आया? इसके प्रारंभिक भाग में। अब छोटी आंत को एक बार आप इस तरफ भी देखिए कि ये छोटी आंत है, इसके 3 भाग होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। यानी डेड्यूनम को बोलते हैं ग्रहणी, जेजुनम को मध्य आंत्र, इलियम को पश्च आंत्र। सबसे पहले चीज़ तो कि छोटी आंत में होता क्या है। छोटी आंत में आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में ही होता है। ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ भी है कि भोजन का पूर्ण पाचन आहार नाल के किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो पहली चीज़ तो कि इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। सेकंड, पाचन होने के साथ साथ भोजन में जो हम विटामिन्स और खनिज तत्व और जल भी ग्रहण करते हैं ना, तो यहाँ पर विटामिन्स और खनिज तत्व का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था कि जल, विटामिन, खनिज तत्व ये सब सरल अणु होते हैं, तो इनका पाचन नहीं होता है, क्योंकि पाचन का कार्य है मतलब बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना या जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। तो जल, विटामिन और खनिज तत्व ये ऑलरेडी सरल अणु है, तो इनका पाचन नहीं होगा, इनका अवशोषण होगा। तो इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ों का अवशोषण किस किस का? विटामिन और खनिज लवण का। इन 2 का अवशोषण कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। तो मेनली जो हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो कार्य करती है पाचन व अवशोषण दोनों का। किसका? पाचन व अवशोषण दोनों का कार्य करती है छोटी आंत। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो भोजन का पूर्ण पाचन होगा यहाँ पे, और पाचन व अवशोषण दोनों साथ में होंगे। चलिए, फिर हम बात कर रहे थे कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ग्रहणी, सबसे प्रारंभिक भाग ग्रहणी होता है, जिसे कहते हैं डेड्यूनम, जो कुछ मतलब चौड़ाई में कम होता है ना। ठीक है। ये जेजुनम वाला भाग जो होता है ये थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा होता है।
फिर जेजुनम को कहते हैं मध्य आंत्र और इलियम को कहते हैं पश्च आंत्र। तो छोटी आंत्र के 3 भाग, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। और आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे वो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से बता देती हूँ। इसको आप याद रखना है DJI, है ना। हम जैसे पार्टी 12 शादी में जाते हैं तो हम बोलते हैं ना DJ आया, तो यहाँ आपको DJ आया याद नहीं रखना है, DJI याद रखना है। चलिए, उसके बाद में अब जब भोजन इस आंत के प्रारंभिक भाग में, छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में जब भोजन आ जाता है तो इसमें भोजन आने के बाद में अब क्या प्रोसेस होगा। देखिए, आमाशय के जस्ट इस तरफ, है ना, अगर मैं जिस पोजीशन में खड़ी हूँ उस पोजीशन से आप देखोगे तो आमाशय के दाईं ओर होता है लीवर और बाईं ओर नीचे की ओर होती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जिसे कहते हैं पैनक्रियास ग्लैंड, और लीवर यानी यकृत। अब इन दोनों का कार्य शुरू हो जाएगा। जैसे भोजन छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में आएगा, अब इन दोनों का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। बट इनका कार्य कब शुरू होता है वो आपको पहले समझना है। छोटी आंत क्या करती है, जैसे ही भोजन छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में आता है, छोटी आंत के द्वारा 2 हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं। ठीक है, कितने हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं? 2 हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं। इसमें से पहला हार्मोन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। पहला हार्मोन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। इस कोलेसिस्टोकाइनिन और जो दूसरा हार्मोन होता है वो होता है सेक्रेटिन। ठीक है, 2 हार्मोन्स के नाम हमें याद रखने हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो ये क्या कार्य करता है, ये यकृत को उत्तेजित करता है। बात को फिर से समझना, आमाशय से भोजन निकलकर जैसे छोटी आंत में आता है, छोटी आंत के द्वारा 2 हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है वो यकृत को उत्तेजित करता है। यकृत को उत्तेजित करने का मतलब है कि यकृत के द्वारा, है ना, यकृत ग्रंथि जो होती है, यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है। और यकृत द्वारा जब इस पित्त रस को बना दिया जाता है तो ये पित्त रस कहाँ जाके स्टोर होता है, तो यकृत के नीचे एक संरचना पाई जाती है, थैलीनुमा संरचना, जिसे हम कहते हैं पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो यकृत तो क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है, लेकिन पित्त रस को संचित कौन करता है, पित्त रस को संचित करता है पित्ताशय, जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब जैसे छोटी आंत के कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के द्वारा ये यकृत उत्तेजित होगा, यानी कि ये छोटी आंत कहती है कि भाई भोजन मेरे पास आ गया है, अब जल्दी से इस भोजन में पित्त रस को मिलाया जाए। तो यकृत क्या करता है, जल्दी जल्दी से पित्त रस का निर्माण करता है और पित्ताशय के पास भेजता है, गॉल ब्लैडर के पास भेजता है, या फिर जो ऑलरेडी गॉल ब्लैडर के पास में पित्त रस संचित होता है तो पित्ताशय क्या करता है, उस पित्त रस को जल्दी से छोटी आंत में छोड़ देता है। तो बात समझ में आई। पहले प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। छोटी आंत में जैसे भोजन आया, 2 हार्मोन रिलीज हुए, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा लीवर उत्तेजित हुआ और लीवर उत्तेजित होते ही उसने क्या कार्य किया, पित्त रस का निर्माण किया। पित्त रस को किस में छोड़ा, पित्ताशय में छोड़ा। फिर पित्ताशय ने उस पित्त रस को किस में छोड़ा, छोटी आंत के आए हुए भोजन में छोड़ दिया। चलिए, अब जब छोटी आंत में आए हुए भोजन में जब ये पित्त रस मिल जाता है तब क्या होता है, तो पहले हम जानते हैं कि पित्त रस क्या है ना। पित्त रस जो है वो पित्त रस संचित कौन करता है, पित्ताशय करता है। इसका pH मान कितना होता है, 8 होता है ना। अब आपने पढ़ा है अच्छे से, रसायन विज्ञान में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि 0 से 7 तक का अगर किसी का भी pH मान हो तो वो पदार्थ कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, और 7 से 14 तक किसी भी पदार्थ का pH मान हो तो वो पदार्थ कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और एक्चुअल 7 हो तो वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। क्लियर हुई ये बात। तो यहाँ पर इसका pH मान कितना है, 8 है। तो पित्त रस का माध्यम कैसा होता है, क्षारीय होता है। पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। जब ये क्षारीय प्रकृति का है और जब ये भोजन में मिल जाता है तो भोजन के माध्यम को भी क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। क्लियर हुई ये बात। तो देखो, अब यहाँ से भी हमारे फिर से 2 प्रश्न जो बन गए हैं कि भोजन का माध्यम अम्लीय कहाँ होता है। तो हमने अम्लीय माध्यम कहाँ पढ़ा था, आमाशय में पढ़ा था। किसकी वजह से, जब भोजन के अंदर HCl मिल जाता है। भोजन में जब HCl अम्ल मिल जाता है तो भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है। अम्लीय माध्यम भोजन का कहाँ होता है, आमाशय में होता है। पित्त रस जब भोजन के अंदर मिल जाता है तो भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। और भोजन का माध्यम क्षारीय कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। क्लियर हुआ ये बात। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमने
भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि जो दूसरा हार्मोन है सेक्रेटिन हार्मोन, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि छोटी आंत के जो ये कोलेसिस्टोकाइनिन होता है ये लीवर को उत्तेजित करता है। लीवर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, यकृत क्या है, हमारे शरीर की एक बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा, मतलब हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। बात समझ में? अब सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता क्यों पाई जाती है? जब हमने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीज़न होता है, तो उससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पाया जाता है? यकृत में। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन यकृत में पाया जाता है, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण भी ज़्यादा होता है। और जब कोशिकाओं का निर्माण ज़्यादा होता है तो कोशिकाएं वृद्धि करती है ना, तो इसी वजह से यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। मस्तिष्क में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ एक चीज़ बताई थी कि गैलियन नामक की जो कोशिकाएं होती है वो कोशिका विभाजित होती है, और जब वो अति मात्रा में विभाजित होती है तो फिर ट्यूमर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, तो यकृत पुनरुद्भवन की सबसे ज़्यादा क्षमता यकृत ग्रंथि में, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी है ये। क्लियर है? किसका निर्माण करती है? पित्त का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं गाल, ठीक है, पित्त या गाल का निर्माण करती है। इसके द्वारा बनाया गया पित्त का कहाँ जाके संचित होता है? तो वो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय को क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर कहते हैं। पित्तरस संचित कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्तरस बनता कहाँ है? यकृत में, लेकिन संचित कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्तरस का मान कितना होता है? पीएच मान 8 होता है, यानी वो क्षारीय होता है, और वो भोजन में मिलने के बाद में भोजन के माध्यम को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। चलिए, अब भोजन के माध्यम को क्षारीय कर दिया, इसके साथ ही साथ एक काम और करता है। ये जो पित्तरस जब भोजन में मिलता है तो साथ ही साथ ये वसा का भी पाचन करता है, जिसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पित्तरस के द्वारा क्या कार्य किया जाता है। पित्तरस जब भोजन में मिल जाता है तो वो एक कार्य और करता है, इसे आप नोट डाउन कर लो, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी कि भोजन के माध्यम को क्षारीय करने के साथ साथ ही इमल्सिफिकेशन यानी भोजन में के माध्यम को क्षारीय करने के साथ साथ ही भोजन में उपस्थित वसा का पाचन भी करता है। वसा का पाचन भी करता है। क्लियर हुई? अब इस पित्तरस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो आपको इम्पोर्टेंट लगा के ही नोट करनी, क्या पित्तरस एंजाइम था? क्या पित्तरस एंजाइम नहीं था। अभी तक जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे थे वो एंजाइम्स थे, है ना। क्या पित्तरस एंजाइम था? क्या पित्तरस एंजाइम नहीं था। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि एंजाइम ना होकर भोजन का पाचन कार्य कौन करता है? भाई ये किसका पाचन कर रहा है? वसा का पाचन कर रहा है। वसा के पाचन को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो वसा का पाचन कर रहा है यानी भोजन का पाचन कर रहा है ना, भोजन में आई हुई वसा का पाचन कर रहा है, जबकि ये एंजाइम नहीं है, पित्तरस एंजाइम नहीं है। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि पाचन तंत्र के अंदर ऐसा कौन सा रस है जो एंजाइम ना होते हुए भी भोजन का पाचन का कार्य करता है? तो आपका आंसर आना चाहिए पित्तरस। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस छोटी आंत के द्वारा जो हमारा दूसरा हार्मोन है वो है सेक्रेटिन हार्मोन, ठीक है। एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन जो हमने पढ़ लिया, और साथ ही साथ में हमने यकृत ग्रंथि को भी देख लिया है। लाल ग्रंथि हमने मुख गुहा में देख ली है, यकृत ग्रंथि हमने यहाँ पढ़ ली है, ठीक है। अब जो सेक्रेटिन हार्मोन है, ये सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? ये सेक्रेटिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि को उत्तेजित करता है। किसको उत्तेजित करता है? अग्नाशय ग्रंथि को उत्तेजित करता है। अग्नाशय ग्रंथि को उत्तेजित करता है। अब सबसे पहले तो हम इस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। अब आपको पहले एक चीज़ और बता दूं मैं कि छोटी आंत में भोजन आया, छोटी आंत में भोजन के आने पे दो हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन किसको उत्तेजित करेगा? यकृत को। तो यकृत के द्वारा पित्तरस छोटी आंत में, और सेक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि को। अग्नाशय ग्रंथि को जब अग्नाशय ग्रंथि उत्तेजित होगी तो अग्नाशय रस छोटी आंत में। ध्यान रहेगा ये चीज़ कि भाई कोलेसिस्टोकाइनिन पित्तरस को छोटी आंत में लेके आएगा क्योंकि लीवर उत्तेजित हो जाएगा, और सेक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि को उत्तेजित करेगा तो अग्नाशय रस भोजन में आएगा। अब अग्नाशय ग्रंथि क्या है?
आपको जब मैं ग्रंथियों वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहाँ हम पढ़ेंगे बहिस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती है और मिश्रित ग्रंथियाँ कौन सी होती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ये अग्नाशय ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियास ग्लैंड, ये एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि ये मिश्रित ग्रंथि है। अब मिश्रित ग्रंथि क्या होती है ये पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में हमारे ग्रंथियों वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ छोटी सी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जो हार्मोन भी रिलीज़ करेगी और एंजाइम्स भी रिलीज़ करेगी। ठीक है, तो जैसे कि हम जब अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि को डिफरेंस करते हैं तो इस बेस पे डिफरेंस करते हैं कि जो ग्रंथियाँ हार्मोन का स्रावन करती है वो तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, और जो एंजाइम का स्रावन करती है वो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है। बट जो दोनों का स्रावन करे वो कौन होगी, वो होती है मिश्रित ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है, एंजाइम और हार्मोन दोनों को ही रिलीज़ करती है। पर पाचन का जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो पाचन तंत्र में हम अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित किए गए एंजाइम्स के बारे में ही पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है वो जो एंजाइम्स और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, दोनों रिलीज़ करती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है कि सेक्रेटिन हार्मोन और ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि होती है। अब इसके द्वारा कौन कौन से एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, तो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।